ओके फाइन। तो चैप्टर 9 के अंदर अभी आज के जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 5 तक कुछ कुछ फॉर्मूला पूछे। उसमें से काफ़ी लोगों को कुछ कुछ फॉर्मूला आए, काफ़ी लोगों को नहीं आए। सो दैट इज़ जस्ट इंडिकेशन कि यहाँ पे काफ़ी कुछ हमारा ख़त्म होने आया है, फिर भी हमारा काफ़ी कुछ है वो बाकी रहता है। सो इट मीन्स यू नीड कंटिन्यूअस रिवीजन। आप बार बार हर एक चैप्टर को प्लीज़ 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 उसको रिवाइज करते रहिए। ओके अगर आप वो रिवीजन नहीं करेंगे तो ये दिमाग से इजीली निकल जाएगा। तो हर एक चीज़ को प्लीज़ रिफ़र करते रहिए। ओके तो आज का जो मेजर हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने प्रीवियस चैप्टर्स को ही रिवीजन किया और समझने का ट्राई किया कि कैसे चीज़ को याद रखा जाता है। सही करना मतलब उसके फिनोमेना को समझना और उसी फिनोमेना को फॉर्मूला के फॉर्म में समझना। बेसिक सी बात मैंने समझाई थी कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, चलो कोई बताएगा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? एफ ऐसे बराबर क्यू। चलो अगर मैं ऐसा कहता हूँ F इज इक्वल्स टू क्यू, तो F इज इक्वल्स टू जब भी मैं क्यू लिखता हूँ या तो E इज इक्वल्स टू मैं F बाई क्यू लिखता हूँ, तो ये मुझे समझाता है कि अगर दो चार्ज के बीच में फोर्स से अगर एक चार्ज दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, उसका मतलब ही यही होता है कि पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इफेक्ट होता है। तो जो भी आप पढ़ते हो उसको और अच्छी तरह से समझो, ताकि अब आपने ओवरऑल आइडिया ऊपर ऊपर से जिसको आप कहते हो, तो आपने सब कुछ एक एक बार पढ़ लिया हुआ है। सो नाउ यू हैव दैट एडवांटेज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से जो भी वीडियोस है चैनल के थ्रू वो फिर से रिवीजन करिए। ओके उसको थोड़ा और स्पीड में पढ़ते जाइए, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा और हर एक चीज़ है वो दिमाग में फटाफट क्विक रिवीजन भी आपको देती जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन ऐसा कहता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव यानी एफ बन गया 2 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर यानी एफ हो गया ये, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब कौन कौन, तो फोकल लेंथ ऑफ मींस ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at the least distance of distinct vision? तो यहाँ से ये पता चलता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी इमेज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो, इन्फिनिटी पे हो, तो हमें कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। Now if I consider first of all as an objective lens, यानी लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equals to 1/f, यहाँ पे ई जोड़ दिया, मतलब अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव या तो आईपीएस की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले when the final image is obtained at least at a distance 25 सेंटीमीटर, तो मेरे पास इमेज डिस्टेंस है, उसी का फोकल लेंथ है, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा पता है, कि आईपीस का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उससे मुझे किसका आइडिया आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव के इमेज डिस्टेंस का आइडिया आएगा। ओके उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप वाली जो फिगर है ना वो फिगर याद करनी चाहिए। वो फिगर याद करने से आपको थोड़ा फायदा है उसमें हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आईपीएस के लिए हमारे पास उसका इमेज डिस्टेंस था, उसका फोकल लेंथ था, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल गया -5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस दैट इज 15 सेंटीमीटर इज ऑलरेडी गिवन। तो क्या करना है, तो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब क्या, तो कि अब यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, इसके लिए मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में फिगर ड्रॉ कर दूं। अगर मान लो हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव या आईपीएस? आईपीस। ओके, तो
तो यहाँ पे ये लेंस हम बड़ा रखते हैं, ये लेंस हम छोटा रखते हैं, यहाँ से कोई रेज है वो जाते हैं, ये रेज यहाँ से ऐसे कुछ जाएगा, राइट। और उसके बाद ये सीधा सीधा रे जाता है, ऐसा कुछ हम सोचते थे। यहाँ पे जो एक इमेज बनता है, उस इमेज का हमें यहाँ कहीं पे फाइनल इमेज है वो बन रहा था। मैंने एकदम रफ फिगर ड्रॉ करने का ट्राई किया। इस लेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्टेंस क्या देता है, तो कि इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ताकि इस लेंस के लिए जो इमेज है वो इस लेंस के लिए क्या बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। पर जैसे हम ये लेंस के थ्रू देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, तो कि हमें ये कभी देखने को नहीं मिलता है। हमें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसका इमेज यहाँ पे है, वही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे उसने ये आइडिया किया कि आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था, और इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस -5 सेंटीमीटर पे था। तो अल्टीमेटली टोटल डिस्टेंस जो है वो इसके लिए, इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इमेज मिला। सो दिस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो फॉर दिस ऑब्जेक्टिव अपना काम आसान हो गया आपके लिए। 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, वही फॉर्मूला से 1/u को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ हमारे पास था, तो वहां से मिल सकता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। एंड हम ऑलरेडी बार बार पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर हो, लेंस हो, कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, कोई भी हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो तो ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है। ओके, यहाँ पे आंसर में नेगेटिव आया था, बाद में आप पॉजिटिव ले सकते हैं। उसके बाद अगर ये पोर्शन करना हो आगे का, तो फॉर्मूला आता होगा तो ही आप कर पाओगे। इफ यू डोंट नो व्हाट इज ए माइक्रोस्कोप और उसका मैग्निफिकेशन क्या है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप आगे का कर ही नहीं पाओगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ड्यू टू आईपीएस। तो देखिए इसको भी आप सेपरेटली ट्राई करो ना तो याद रह सकता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था v बाई यू, तो क्या हाँ है v बाई यू। तो मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव दैट इज vo बाई यूओ। मैग्निफिकेशन फॉर आईपीएस, तो आईपीएस के लिए ये फॉर्मूला इसलिए आया ताकि हमें ऐसा ही फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप में मिल चुका था। ताकि सिंपल माइक्रोस्कोप का फंडा ऐसा था जहां पे उसका इमेज आपको वर्चुअल भी मिलता है और इरेक्ट भी मिलता है। मतलब क्या, तो कि वहां पे जनरल इमेजेस मिलती थी, उससे अलग टाइप का इमेज मिलता है, और उसका ये फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के डेरिवेशन के टाइम पे। नाउ यू जस्ट पुट द यूजुअल वैल्यूज, तो आपको उसका मैग्नीफाइंग पावर है वो मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट था कि फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी, सेम टू सेम प्रोसीजर अगर आप रिपीट कर सकते हो तो देखते जाइए। सेम प्रोसीजर रिपीट किया है, पहले 25 था, अब यहाँ पे इन्फिनिट लिया। तो सबसे पहले UE निकाला, दैट इज UE इट्स कॉल्ड एज ए कंसिडर एज ए आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि उसका फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम है, मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द फोकल लेंथ। अगर ऐसा कर देते हैं, और डिस्टेंस तो था 15 सेंटीमीटर जो ऑलरेडी हमें पता था। सो नाउ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द इमेज वो भी सेम टू सेम प्रीवियसली किया था वैसा ही करेगा, ये बन जाता है 8.75। फोकल लेंथ इसका भी पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इट्स अ कॉन्वेक्स, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। सेम टू सेम रिपीटेशन ही आपको करना है। तो फॉर दैट पर्टिकुलरली आपको आगे का पोर्शन पता होना चाहिए। इफ यू जस्ट यूज द सिंपल सिंबल्स, सिंपल कैलकुलेशंस, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस मिलता है माइनस, तो ऑब्वियस ही है 2.59 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है वो हमें रखना पड़ता है, मतलब वेरी 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 क्लोज टू ऑब्जेक्टिव लेंस। जब कभी आपको मौका मिले, और अगर आपने 11th में कभी बायोलॉजी वाले ने लैब के अंदर माइक्रोस्कोप देखा हो, तो स्लाइड और जो लेंस आता है ना उसके बीच में गैप बहुत ही कम रखा जाता है। समटाइम्स इट हैपेंड
कि स्लाइड पे जो स्पेसिमेन हम देख रहे हैं वो उसको एडजस्ट करते 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 इट हैपेंड समटाइम्स कि वो सीधा स्लाइड को टच भी कर जाता है। ओके, तो जिन लोगों ने बायोलॉजी लिया है उसने जब कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज किया हुआ है सो दे न्यू इट वेरी वेल कि वहां पे जिसके थ्रू हम देख रहे हैं हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता है कि वो कितना टच कर रहा है, बट एक्चुअल में वो बहुत 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 नज़दीक होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर आपने माइक्रोस्कोप नहीं देखा हो तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, दैट इज अबाउट ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वहां पे जो आगे का लेंस होता है बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही छोटा सा लेंस होता है, तो ये वही चीज अपने को समझाता है। सेम फंडा, मैग्नीफाइंग पावर एमओ इंटू एम ई, यहाँ पे 1 को इग्नोर कर दिया हुआ है तो 1 प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, दे जस्ट कीप एज इट इज। एमओ मींस वीओ बाय यूओ, एमई, एमई का मतलब वीई बाय यूई भी आप कर सकते थे, तो दैट विल बी द सेम। तो यहाँ पे आपको उसका मैग्नीफाइंग पावर भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन के लिए आपको ज़रूरी है पहले उसकी टाइप ऑफ मतलब उसका जो पैटर्न है उसको समझना, और दूसरी रिक्वायरमेंट होती है उसके फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझना। अगर वो क्लियर है तो आपका काम परफेक्टली क्लियर है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अच्छा, जिन लोगों का ये चैप्टर अभी भी क्लियर नहीं है, यानी इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, टेलीस्कोप क्या है, अगर वो नहीं पता है और अगर आप लोगों ने अभी क्लास से नोट्स नहीं लिए हुए हैं तो उसका मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपके पास या तो फिजिकल कॉपी है, ठीक है, तो फिजिकल कॉपी हो तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन है वो रहता है। तो जब भी मैं ये करवाता हूँ तो फिजिकल कॉपी आप अपने सामने रखिए, कोई फॉर्मूला का डिस्कस, भले यही क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ पर वो नोट्स के सामने आप रखेंगे तो आपको कहीं पे कुछ लिखना होगा तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है वो हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्रिश पढ़िए 12th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है और उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हुए हमें नोटिस करने चाहिए। क्रिश, रीड द क्वेश्चन नंबर 12। Person with a normal near point 25 centimeter हम using a compound microscope with an objective of focal length 8 mm and eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed 9 mm from the objective in sharp focus. What is the separation between the two lenses? How much is the magnifying power of the microscope? तो देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सेम टू सेम रिपीटेशन है यहाँ पे कुछ कुछ उसके जो वर्डिंग्स है, जैसे कि अ पर्सन विद द नॉर्मल नियर पॉइंट। अब इसका मतलब क्या, पर्सन विद द नॉर्मल नियर पॉइंट, तो उसका ऐसा है कि भाई नॉर्मल इंसान है जिसके लिए नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर पे हम रखते हैं तो वो उसको इजीली देख सकता है या तो उसको इजीली वो पढ़ सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ए नॉर्मल नियर पॉइंट। यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, यानी एफओ आपको दिया हुआ है, तो एफओ हो गया 0.8 सेंटीमीटर, ओके 8 मिलीमीटर दिया था तो ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक द सेंटीमीटर। आईपीएस ऑफ फोकल लेंथ यानी हो गया आईपीएस, एफ ई भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, नीचे किया है, ये रहा एफ ई, दैट इज 2.5। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस 9 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, तो 9 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव का मतलब हमें लेना है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे मिरर चाहे कोई भी लेंस हो कैसा लेना है आपको, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है -9.9 सेंटीमीटर, तो आपको उसका इमेज मिलेगा। सेम फॉर्मूला 1/v 1/u 1/f, सिंपली प्लेस करो, साइन कन्वेंशन का यूज करो, एफ और यू आपको दिए हुए थे, पर ये कैलकुलेशंस में ध्यान रखने का, इसमें थोड़ी जल्दबाजी कर दोगे तो आंसर पूरा का पूरा गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे आंसर मिलता है 7.2 सेंटीमीटर। अच्छा, सम पीपल यूज टू विद दैट कि ये 10/8 दैट्स 1/0.8, तो काफ़ी लोगों को ये अच्छा लगता है ऐसा करना, समथिंग 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 माइनस समथिंग समथिंग, मतलब इतना लंबा लंबा, बिकॉज दे नो नीड टू टेक दैट एलसीएम, लेना उसको अच्छा नहीं लगता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, पर ध्यान उस बात का रखना है कि अगर मैंने 1/0.8 और 1/0.9 किया तो मुझे उसके बाद उसका रेसिप्रोकल जो है वो लेना है, ताकि वो वैल्यू मुझे जो मिल रही है वो 1/v0 की है। स्टूडेंट्स, होता ये है
कि वो करते हैं पर बाद में वो आगे पीछे देखते नहीं कि किसका वैल्यू किया। 1/8 सॉरी 1/0.8 माइनस 1/0.9 आप कर सकते हो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो नीड टू टेक एलसीएम। पर वो वैल्यू आपको 1/v0 का देता है और हमें फाइनली इंटरेस्ट है v0 की वैल्यू में। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब यहाँ पे ऐसा बताया गया कि अगर आपको डिस्टेंस चाहिए आईपीएस के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या करना है, तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस दिया था 2.5 VE, that is image at normal distinct vision and that is given 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑफ आईपीएस से वो ढूंढ सकते हो। अगेन सेम टू सेम फंडा, कोई नई चीज नहीं करनी है, सेम टू सेम रिपीटेशन है। अब यहाँ से आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीएस। उसके बाद ये मिल जाए तो ये एक नई चीज है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो नई नहीं है, और अगर नोटिस नहीं किया है, ऑब्जर्व नहीं किया है, तो ये आपके लिए नया बन सकता है। याद करिए, या तो देखिए आपके पास नोट्स हो तो लेंस की फिगर या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक लेंस से दूसरा इमेज और यहां से दूसरा लेंस। आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव लेंस से जहां इमेज बनता है उसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। जहां पे वो इमेज बनता है वो दूसरे लेंस के लिए बन जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो वो बन जाता है पूरा का पूरा डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस। आई रिपीट, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन अगर आप समझ रहे हो तो, और इससे थोड़ा और बड़ा हम समझ ले ये वाला, तो एक डिस्टेंस ऐसा था जो यहाँ से यहाँ पे मिला था, उसके बाद ये यहाँ जा रहा था वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे हमें मिल रहा था वगैरह वगैरह वगैरह। पर देखा जाए तो ये इस लेंस के कॉन्टेक्स्ट में और ये इस लेंस के कॉन्टेक्स्ट में था। ये दोनों डिस्टेंसेस को अगर आप ऐड करते हो तो आपको दो लेंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो मिल जाता है। तो पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस, दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों का एडिशन वो आपको देता है टोटल डिस्टेंस बिटवीन two lenses. Then same formula, MO into ME, VO by U and 1 plus D by FE, all the values you have already, just simply place the value and you will get the answer. I hope it's clear. चलो, इतना समझने के बाद हम आपको आगे ले जा सकते हैं जहां पे 13 नंबर का क्वेश्चन है वो टेलीस्कोप का है। टेलीस्कोप के क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीएस। तो सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीएस मतलब क्या करना था, अभी जो फंडा बताया था एग्जैक्ट एंड सेम टू सेम फंडा। अगर आपके पास फिजिकल कॉपी हो, नोट्स हो तो देखिए, टेलीस्कोप का जो फिगर दिया हुआ है, टेलीस्कोप की फिगर को अच्छी तरह से देखिए और देखिए तो ये जो स्टेटमेंट है सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीएस दैट इज इक्वल्स टू FO प्लस FE। तो दो लेंस के बीच का सेपरेशन क्या एक्चुअल में फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस, दोनों को ऐड करना, क्या वही हमें डिस्टेंस देता है दो लेंस के बीच का? यस सर। आई रिपीट, टेलीस्कोप के लिए जो फिगर दिया गया है ना, उस फिगर को देखिए, उस फिगर में एक्सप्लेनेशन मतलब जो फिगर के लिए अंदर लेबलिंग किया होगा ना उसको देखिए। वहां पे आपको FO दिखेगा, एक साइड से FE दिखेगा। अब सोचिए अगर मैं FO में FE को ऐड कर दूं तो क्या मुझे इस लेंस से लेकर उस लेंस तक का डिस्टेंस मिल जाएगा? यस सर। ओके तो ये चीज है वो काम की थी। प्लस टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर है उसमें सिर्फ आता था फोफी, FO बाय FE। ओके, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस, सिंपली उसको प्लेस करना था। तो टेलीस्कोप के लिए न तो फिगर डिफिकल्ट है, ना ही उसमें कोई थ्योरी डिफिकल्ट है, ना ही कोई न्यूमेरिकल डिफिकल्ट है। आप उसको बहुत आसानी से सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। अब ये जो जो पॉइंट देखे उसी को लेकर आता है 14th नंबर का क्वेश्चन।
रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, मतलब ये लेंस वाला ही टेलीस्कोप बनता है। वहाँ पे 3 छोटे छोटे पॉइंट्स है, मैग्निफिकेशन विद द सेम फॉर्मूला, और बाकी के जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट भी सिंपल है। पर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इसको मैं फिर से याद दिला दूं। अल्फा इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ मून अपॉन द रेडियस ऑफ अ ल्यूनर ऑर्बिट। ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने देखा नहीं है 12th के अंदर। कोई बताएगा ये फॉर्मूला कहाँ से आया? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2, और वहां पे हमने थ्योरी पढ़ा था, पैरेलैक्स मेथड। वैसे देखा जाए तो पैरेलैक्स मेथड के अंदर फॉर्मूला वही यूज करते थे, याद हो तो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, अब इसको आप यहाँ पे एक छोटी सी फिगर के साथ इमेजिन करने का ट्राई करेंगे ना तो पता चल जाएगा। मान लीजिए कि ये मून है, एम फॉर मून। आपको इसका ये डायमीटर कितना है वो देखना है। मैं यहाँ अर्थ पे खड़ा हूँ, मैंने यहाँ से मून का ये सरफेस और ये सरफेस देखा, यहाँ पे जो एंगल बना वो अल्फा बना। ओके, एंड रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट, उसका मतलब क्या? तो कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस देख रहे थे ना, सो दिस इज बेसिकली रेडियस, दिस वन इज कंसिडर एज आर्क। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, तो ए बी डिस्टेंस है उसको हम आर्क कहते हैं। जनरली हमें पता है, और ये आई थिंक हमने 11th में डिस्कस किया था, कि आर्क जो है ना वो कर्व्ड सरफेस में होता है, डायमीटर स्ट्रेट होता है। पर यहाँ पे डिस्टेंस इतना बड़ा था कि उस बड़े डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन हमें स्ट्रेट ही देखने को मिलती है। इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि अगर मान लो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया होता और उस सर्कल के अंदर में छोटा सा पोर्शन लेता, लाइक सिर्फ मैं इतना छोटा सा पोर्शन लेता, तो ये यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है। मैं कर्व्ड पार्ट पे भी लेता हूँ तो ये भी मुझे कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखता है। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, देन आफ्टर अल्फा, एंगल सब्सटेंड बाय द इमेज to the object, ultimately diameter of image to the object, सेम टू सेम फंडा आप लगा सकते हैं, और उसके बाद आपको डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून जो है वो मिल सकता है। मतलब यहाँ पे ऐसा समझना था कि ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो उसका इमेज जो है वो हमें कहाँ पे मिल सकता है। सो हियर जस्ट जस्ट अ सिंपल आइडिया। ओके, तो ये एंगल वाली बात जो है वो आपको पता चलेगा एंगुलर मैग्निफिकेशन से। बट अगेन एंड अगेन आई मेंशन कि जितना आपका आगे का मतलब थ्योरी अगर स्ट्रांग है तो ही समझ में आएगा। अगर आप में सभी को ऐसा है कि उसने थ्योरी देखा ही नहीं है इस चैप्टर का और वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल समझ रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो चाहे आप लाइव में देख रहे हो, या तो चाहे आप घर से देख रहे हो, या तो आप बाद में रिवाइज कर रहे हो, या जो कुछ भी हो, पर अगर आप ये कर रहे हो तो आपका थियोरी का पोर्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, दैट्स इट। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो ये आपके समझ से बाहर रहेगा। देन आफ्टर 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा लॉजिक लगाना है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें काफ़ी सारी बातों का मैं डिस्कशन करूंगा, एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ पूछिएगा। ओके, यहाँ पे एक ऐसा है, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैं ले रहा हूँ 1/10 एंड 1/20, कौन बड़ा और कौन छोटा? 1/10 बड़ा। पक्का श्योर? किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब मैं दोनों का रेसिप्रोकल कर रहा हूं, अब कौन बड़ा और कौन छोटा? इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये समझ में आई बात? पक्का? तो क्या अगर वो समझे हो तो क्या ये समझ में आएगा? अब 2f लेस देन u लेस देन f हो, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करूं तो जो सबसे बड़ा था वो कैसा हो जाएगा? सबसे छोटा। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 1/10 अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे 1/100 ले रहा हूँ,
तो ऑफ कोर्स इसका रेसिप्रोकल यानी ये वैल्यू 0.1 है तो ये 0.01 है। तो हमें डेफिनेटली पता है यार ये बड़ा है, डेफिनेटली पता है ये बड़ा है। और ऑफ कोर्स जितना ये डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा उतना ओवरऑल वैल्यू छोटा होता जाएगा। अब इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो जो छोटा था वो बड़ा और जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक मैथ्स। ओके, अगर वो आपका क्लियर है तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत डेफिनेटली नहीं आएगी। अब यहाँ पे लिखा है यूज द मिरर इक्वेशन of equation to deduce that an object placed between f and 2f। तो पहले याद करिए कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखता हूं तो मुझे किस किस टाइप की इमेजेस मिल रही थी, कहाँ पे मिल रही थी? 2f पे सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे मिलेगी। सेम साइज पे मिलेगा क्या? 2f सेम मतलब साइज रेडियस, होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम साइज नहीं होगा। सेम साइज पे रखने का एक कंडीशन था कि व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन सी का मतलब होता है दोस्त 2f। ओके, यानी रेडियस ऑन सी। ओके, तो सी डिस्टेंस एक्चुअल में कहाँ तक का होता है पता है? रेडियस तो हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन होता है? r इक्वल टू 2f। r इक्वल टू यस 2f। सर, समझ गया। हाँ, तो उसका मतलब क्या, तो कि अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखा है तो सेम साइज होगा नहीं ना, ग्रेटर होगा, बियॉन्ड। लार्जर होगा। हाँ, तो हमने सब समझा था कि एज ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स मिरर, इमेज गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे वो दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे साइज ऑफ इमेज है वो बड़ा होता जाएगा। क्लियर है आइडिया, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे उसने बताया कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, एफ एंड टू एफ एंड कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। तो देखो मिरर का फॉर्मूला 1/f। वैसे ये भले ही ऐसा लिखे, हमें तो हमारे पैटर्न को पकड़ के चलने का 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब आपकी रिक्वायरमेंट 1/v की है तो क्या, हाँ, तो 1/f माइनस 1/u, तो क्या, हाँ, तो बरोबर, मतलब पहले सही फॉर्मूला लिखने का है लिखने का। फॉर अ कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ कैसा होता है? लेस देन 0। व्हाई दे कॉल्ड लेस देन 0? नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव? ऑपोजिट टू द इनकमिंग रेस। हाँ, तो अभी मैंने फिगर ड्रॉ करके बताया था कि कॉन्केव है तो f 0 होगा एंड ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट एंड u आल्सो लेस देन 0। तो ये भी मैं बता चुका हूँ, कोई भी मिरर, कोई भी लेंस, ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, मैक्सिमम केस, ऑलमोस्ट वो नेगेटिव ही होता है। नेगेटिव है इसलिए बिकॉज इज लेस देन 0। तो देखो यहाँ पे बताया 2f बड़ा, f छोटा, ऑब्जेक्ट उसके बीच में है, रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑफ कोर्स ये साइन चेंज हो जाएगा। अब यही चीज़ मुझे यहाँ पे जो दिया है ना उसके कॉन्टेक्स्ट में देखने का ट्राई करना है। इसके आगे माइनस साइन, इसके आगे माइनस साइन, इसके आगे मैंने माइनस साइन लगाया। अब माइनस साइन लगाया तो 1/2f विथ माइनस 1/u लेस 2f 1/f वो भी 2s। पर यहाँ पे ये ग्रेटर था, उसका क्या हो गया? लेसर। उसके लिए भी आप ऐसा सोचिए 2 ग्रेटर देन 1, यस और नो। और आगे में लगा दो माइनस माइनस, क्या सेम रहेगा? इक्वालिटी। हाँ, रेसिप्रोकल किया तो भी इक्वालिटी चेंज, यहाँ पे इन्वर्ट किया मतलब नेगेटिव पॉजिटिव लिया तो भी इक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब ये इक्वालिटी चेंज करने के पीछे क्या रीज़न था? तो क्या रीज़न बहुत ही सिंपल सा था। क्या रीज़न था? तो क्या हमें जो फॉर्मूला दिया है वैसा कुछ कुछ लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही इक्वालिटी ये चेंज हो रही है हमें मिल रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1/f 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 सबके आगे लगाया। जैसे लगाया 1/f माइनस 1/f तो क्या हो गया? 0। ये आपको एज इट इज मिलेगा। तो 1/f माइनस 1/u क्या होता है? तो फिर 1/v होता है। f माइनस 2f 1/2f ही बचता है।
अब आप इसका रेसिप्रोकल करिए, या तो this implies that when the v less than 0 so that the image is formed on the left. याद करिए लेफ्ट साइड मिलना कॉन्केव मिरर के केस में कि यहाँ पे इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, मतलब वो सेम साइड है, एंड अबव इनइक्वली इंप्लाइज दैट 2f इज ग्रेटर देन u, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे इमेज दे रहा है, तो कि वो इमेज बियॉन्ड c दे रहा है। अब ये बियॉन्ड c दे रहा है तो यहाँ पे आपने कैसा दे दिया, 2f एंड v आर नेगेटिव, सेम साइड होंगे ना, तो उसके हिसाब से द रियल इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f इज व्हाट लाइक एज ए c। वैसा ही मतलब जो पहले क्वेश्चन में आपने समझा है वही का वही वहां पे जिस तरीके से एकदम शांति से पेशेंस के साथ समझा है वैसा ही आप बाकी का पोर्शन समझ सकते हो, बट अगेन द कंडीशन से अप्लाई, आपने आगे का पोर्शन बहुत अच्छी तरह से समझा हुआ होना चाहिए। वो समझोगे तो ये सभी बातें आपके दिमाग में कुछ कुछ आएगी। नाउ फॉर टुडे आई जस्ट कीप दिस वन एज ए लास्ट क्वेश्चन। अब इसके लिए ये फॉर्मूला जो है मैं इसको आपको याद दिला दूँ, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं पढ़ा, फिर भी ये हमने पढ़ा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। A small pin fixed on a tabletop is viewed from the above from a distance of 50 सेंटीमीटर। मतलब मान लीजिए एक टेबल टॉप है, वहां पे एक पिन रखा हुआ है और हम उसको 50 सेंटीमीटर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। By what distance would the pin appear to be raised if it's viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? मतलब हम मान लो यहाँ पे ऐसा कोई एक लेंस रखकर देखे या तो ग्लास स्लैब रखकर देखे और हमें ऐसा महसूस हो कि that distance that would the pin appear to be raised if it's viewed, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि पिन थोड़ा सा कहाँ आ रहा है, ऊपर की साइड आ रहा है, ऐसा हमें सिर्फ लग रहा है। तो ऐसा कब होगा? सो क्वेश्चन इज लाइक दिस, by what distance that would the pin appear to be raised if it's viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table, and refractive index of glass is this. Does the answer depend on the location of slab? Yes or no? अब देखिए, सबसे पहले हमें जो डिस्टेंस है वहां नहीं दिख रहा है, उससे थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला फॉर्म करने का ट्राई किया। मतलब एग्जैक्ट ये फॉर्मूला हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये फॉर्मूला बनाने का ट्राई किया कि एक्चुअल में डिस्टेंस टू विच द पिन अपीयर्स टू बी रेज्ड, मतलब वो ऊपर गया नहीं है, हमें सिर्फ लग रहा है, दैट इज अपीयर टू बी रेज्ड, तो क्या होना चाहिए, तो कि दैट रियल थिकनेस, तो ऑफ कोर्स ऊपर जा रहा है तो उसका थिकनेस थोड़ा कम हुआ होगा, तो रियल थिकनेस ऑफ स्लैब माइनस थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइड बाय म्यू। अब ये थिकनेस डिवाइड बाय म्यू क्यों लिया हुआ है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि whenever there is a ray enter from the rarer medium to denser medium, बताइए क्या होता है? When towards ray, normal band होता है। Towards the हाँ, normal. when the ray enter from the rarer to the denser, तो वहां पे वो towards the normal वो बैंड होता है। उसका मतलब ये कि वहां पे कोई ना कोई चेंज होगा, so that's why they mention apparent thickness and their real thickness। रियल थिकनेस को t कहा थिकनेस के हिसाब से, थिकनेस बाय म्यू, t माइनस टी बाय म्यू, तो t कॉमन ले लो, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसा लिया हुआ है, 1 माइनस 1 बाय म्यू, t बताया है, म्यू बताया, जस्ट सिंपली वैल्यूज प्लेस कर दिया। एंड सेकंड वन, द आंसर डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द स्लैब, मतलब स्लैब आप कहीं पे भी रखो, यहाँ पे स्लैब का कोई डिस्टेंस का जिक्र नहीं आया। यहाँ पे काम का क्या क्या बना, तो कि एक थिकनेस और एक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना समझ लो। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर और ये 18 नंबर दो लिखने वाले क्वेश्चंस है, थोड़े ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन है, बट आई इंसिस्ट कि आप उसको एक बार लिखो, खुद समझने का ट्राई करो, तो आई थिंक ज़्यादा आपको बेनिफिट है वो हो सकता है। ओके, ये 19th और 20th दोनों मैं करवाऊंगा, 21 वैसे उसमें कुछ है नहीं पर मैं ही करवा दूंगा वो।
21, 23, ओके फाइन। तो यहाँ पे आप एक ट्राई करिए ये वाला 23, 22 एंड 21 है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, कुछ है तो नहीं, पर फिर भी चलो कोई बात नहीं। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 एज वेल 11 to 20, ठीक है। ये सभी जो है वो 2 बार आप लिखिएगा होमवर्क में। 11 to 20, सॉरी बीच में फिर से लिख देता हूँ। पार्ट 4 11 to 20, then 22 and 23 ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ तक का होमवर्क जो है वो आपके लिए मैं रख रहा हूँ। वेडनेसडे को हम रेगुलर शेड्यूल पे मिलेंगे। ओके, तभी के लिए लेक्चर यहाँ तक रखते हैं।